Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. सो गाइस लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट कर दिया था, है ना। और हमने देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते, है ना। कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट लिमिट सेट करती है उसके ऊपर। और हाँ, और उन लिमिट्स के में उस लिमिट्स के अंदर ही हमको वो राइट्स एक्सेस करने होते हैं ना। कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं होती। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट लिमिटेड राइट्स, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और राइट टू इक्वालिटी से हम स्टार्ट करते हैं कि राइट टू इक्वालिटी वाले जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स में, वो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, और ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का। इसमें आर्टिकल 14 टू 18 आते हैं, तो इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 17, 18, वो सब किसके अंदर आते हैं? राइट टू इक्वालिटी के अंदर। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। तो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसमें देखो, इसमें दो पार्ट हैं, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, और दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटिश से लिया है, ठीक है। दिस इज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये जो वाला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है कि लॉ के सामने सब बराबर है, ठीक है। एवरी ऑर्डिनरी पर्सन जो है दैट इज सेम, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो स्टेटस में कैसा भी हो, ठीक है। सब जो हैं वो लॉ के सामने सेम है। लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। सब लॉ के सामने इक्वल है, और किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है, ठीक है। कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है किसी पर्सन के लिए कि भाई ये अमीर है तो चलो हम इसके लिए लॉ को रिलैक्स कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सब बराबर हैं, ठीक है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। तो वही बात है बोलने वाला कि सब जो हैं लॉ के सामने सेम है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो उसका स्टेटस कैसा भी हो, सब जो हैं और वो लॉ के सामने सेम है, और किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है, ठीक है। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है कि इसमें इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बात होती है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। चाहे वो प्रिविलेज मिल रहा हो, चाहे वो प्रिविलेज नहीं मिल रहा हो, ठीक है, दोनों का बात इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो यार, जैसे एक रिच लड़का है, ठीक है। एक रिच लड़का है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हुई है ना, ऑब्वियसली उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। और एक जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहा है, बहुत ही बेचारा गरीब है ना, और वो पढ़ रहा है, तो उसको बहुत ही कम फैसिलिटीज़ हैं। तो इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसे आएगा? गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? रिजर्वेशन दे देगी कि भाई चलो ठीक है, आप रिजर्वेशन लो, तब उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, उसके बाद आप कम्पीट करो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है? ट्रीटिंग लाइक, मतलब जो लाइक है दे शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब जो लाइक है, जैसे रिच हैं तो कंपटीशन आप रिच और रिच का करो, ठीक है। रिच लोगों में आपस में आप प्रिविलेज मत दो, बट रिच और पुअर जो है, ठीक है, तो पुअर को प्रिविलेज आप थोड़ा दे दो, ठीक है। और उसके बाद इक्वल सब्जेक्शन लगाओ लॉ का, ठीक है। तो सबका जो लॉ है, जो सबका राइट है, वो इक्वली प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर एप्लीकेशन होना चाहिए सेम लॉ का टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। मतलब जैसे कि जब मैं रिच लड़के की बात कर रहा था, तो ये जो रिच लड़का है, ठीक है, और एक और दूसरा रिच लड़का है, तो इनके लिए जो लॉ है वो सिमिलर एप्लीकेबल है, ठीक है, सेम लॉ एप्लीकेबल होगा। बट जो पुअर है उस पर सिमिलर एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी लॉ की, ठीक है। उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हो सकता है, या उसको थोड़ा प्रिविलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, ठीक है। तो ये अमेरिकन कंसेप्ट है, ठीक है, और ये अमेरिकन कंसेप्ट है, और ये ब्रिटिश कंसेप्ट है, ठीक है। और ये पॉजिटिव कंसेप्ट है और ये निगेटिव कंसेप्ट है। इसमें कोई वो क्राइटेरिया नहीं है कि पुअर है, रिच है, कोई मतलब नहीं है, सब पे सेम लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में इसमें प्रिविलेज दिया जाता है, जो गरीब वाला है उसको प्रिविलेज थोड़ा दे देंगे, है ना। तो ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है।
इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लक्ष्मीकांत का कोर्स पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस इतना याद रख लो। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो सिर्फ इन ग्राउंड्स पे हम प्रोहिबिशन नहीं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि भाई आप एससी हो तो आप जाके बाहर दूर बैठ के पढ़ो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब जो हैं सबके लिए बराबर होगा, ठीक है। कोई भी सेक्स या जैसे ये वुमेन है, ठीक है, तो उसको मान लो कहीं एंट्री नहीं दे रहे हैं ना, किसी टेम्पल में एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सब पे बराबर बराबर एप्लीकेशन होगा, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट ग्राउंड्स कौन से हैं? ओनली देख लेना, ओनली है ये ग्राउंड्स, मतलब सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ का ही अगर कोई ग्राउंड होगा तो ही हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं बोलूँ रेजिडेंस पे हो सकता है क्या डिस्क्रिमिनेशन, तो हाँ हो सकता है रेजिडेंस पे डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कोई जो स्टेट के लोग हैं उनको कुछ पर्टिकुलर प्रिविलेज मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, क्योंकि रेजिडेंस इज नॉट मेंशन्ड इन दिस ग्राउंड्स, ठीक है। तो मोटा मोटा आप ये याद रखो, आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इन पे बात करता है, ठीक है। इक्वल एक्सेस टू शॉप, बेथिंग गार्ड्स एंड होटल्स, ठीक है। इसमें यही बोला गया था कि जो अनटचेबल्स की, जैसे पहले बात होती है ना कि जो अनटचेबल्स है उनको यहाँ पे जाने नहीं देते थे, जो वेल्स हैं उनसे पानी निकालने नहीं देते थे, उनका अलग टाइम रहता था कि उस टाइम पे जाके वो दूसरे वेल से निकालेंगे, इस टाइप का रहता था, ठीक है। तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम नहीं करेंगे। एक ये बात हो गई, ठीक है। तो उनको बराबर एक्सेस देंगे, बराबर एक्सेस देंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 क्या बात करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जैसे IAS है, IPS है, ये सब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इनमें सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। बराबर अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है कि जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है या कोई SC है, जो ST है, जो पॉपुलरली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट प्रिविलेज भी देगी, ठीक है, रिजर्वेशन के टाइप की रिजर्वेशन रखेगी ताकि वो लोग भी आगे बढ़ पाएँ। समझ में आ रहा है? तो इसमें ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि सब जो हैं वो क्या बोलते हैं, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो OBC हो, सबको बराबर कंपटीशन करने को मिलेगा। बराबर मिलेगा बट लेवल प्लेइंग फील्ड हमको बराबर करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। क्योंकि SC ST बहुत पिछड़े हुए समाज में हैं, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमको उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, राइट। तो तभी तो वो ऊपर आ पाएंगे, करेक्ट है ना। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है रिजर्वेशन देने में, क्योंकि वो उनको अपलिफ्ट करना है। पहले उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ठीक है, अब उनकी कंडीशन हमको अपलिफ्ट करनी है तो हमको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उनको प्रिविलेज देना पड़ेगा, राइट। तो वो इसमें आता है, किसमें आता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, सब बराबर कम्पीट करेंगे और जो मेरिट में सबसे ऊपर आएगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वो SC है, ST है, जनरल है, क्या है, ठीक है, सबको बराबर ट्रीट करेंगे। अगला आर्टिकल क्या बोलता है? आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी का क्या मतलब होता है? हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? छुआछूत। बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के ऊपर सोशल डिसेबिलिटीज इंपोज करी जाती है, उनको मंदिरों में आने नहीं दिया जाता है ना। वो अगर कोई चीज़ को छू लें तो उसको अपवित्र मान लिया जाता है। वो अगर इन जनरल किसी इंसान को छू लें तो ऐसा मानते हैं कि वो अपवित्र हो गया, है ना। तो इस टाइप की जो सोशल डिसेबिलिटीज इंपोज होती हैं कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ पीपल पे, उसको हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी, है ना। तो ये पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, है ना। लोगों को अलग नज़रों से देखा जाता था, इनको एकदम समाज से अलग देखा जाता था, इनको माना जाता था कि इनकी समाज में, नॉर्मल समाज में जगह नहीं है ना। तो उसको हटाने के लिए ये वाला आर्टिकल आया था, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब ये ध्यान रखना कि अनटचेबिलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज नॉट डिफाइंड। ये एक मैसूर हाईकोर्ट का जजमेंट था, जिन्होंने उसमें बोला कि भाई इट इज द प्रैक्टिस विच हैज बीन डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यही प्रैक्टिस जो हम इंटरनली करते हैं, जैसे सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज करना, जैसे आप अब जनरली मैनुअल स्कैवेंजर वाली बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैनुअल स्कैवेंजर्स को जनरली अनटचेबल्स माना जाता है ना। तो इस टाइप के जॉब्स ये लोग करते हैं, इनको कोई अच्छा जॉब नहीं दिया जाता है ना। तो वो सब किस में आता है? वो सब अनटचेबिलिटी में आता है, राइट। तो ऐसे हमको नहीं करना है, हमको किसी के साथ इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, राइट। सो दैट कम्स अंडर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 18, दैट इज टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो टाइटल्स क्या होता है? कोई भी ओहदा, है ना, कोई भी ओहदा, कोई भी पद आपको दिया जाता है। जैसे पहले जमाने में होता था किंग, क्वीन, ये सब क्या है? राजा, महाराजा, ये सब क्या है? ये सब टाइटल्स हैं। तो अब ये आर्टिकल जो 18 है वो उसको अबॉलिश करता है, बोलता है कि भाई आप ये इस टाइप के आर्टिकल्स नहीं अपने नाम के आगे लगा सकते हैं।
लगा सकते हो, है ना। बाकी जो जैसे एकेडमिक टाइटल्स हैं, एकेडमिक और जो मिलिट्री टाइटल्स हैं वो आप लगा सकते हो, राइट। एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स आप लगा सकते हो, आप इस टाइप के टाइटल्स नहीं लगा सकते। तो एकेडमिक में जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं वो लोग डॉक्टर लगाते हैं आगे, है ना। तो इस टाइप के टाइटल आप लगा सकते हो। मिलिट्री में जनरल हो गया, कैप्टन हो गया, तो इस टाइप के टाइटल आप लगा सकते हो। बाकी आप क्या बोलते हैं, ये किंग क्वीन वाले ये सब टाइटल्स नहीं लगा सकते। इवन जैसे ये वाले प्राइजेस होते हैं ना, भारत रत्न और पद्म भूषण, ये सब भी आप नहीं लगा सकते, राइट। ऑल्दो ये टाइटल्स में काउंट नहीं होता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इसको भी नहीं लगा सकते। अगर आप इसको लगाओगे तो आपको अपना जो ये भारत रत्न है या फिर पद्म भूषण है, ये आपको फोरफीट करना पड़ेगा, मतलब गिव अवे करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया आर्टिकल 18, दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो समझ में आया। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में हमने रिजर्वेशन का बात किया कि भाई सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे ताकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सब भागीदारी निभा पाएँ, है ना। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो और फिर हमने पहले क्या बात किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये देखो, ये वाला जो है ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि ये अगर लॉ है तो सब सेम है, चाहे वो छोटा हो, चाहे ऊपर हो, चाहे वो नीचे हो, सब सेम है, ठीक है। बट इसके लिए तो ये देखो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, ये मैच देख ही नहीं पा रहा है ना। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टॉक्स अबाउट दिस, कि भाई हम सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे, और फिर आप सब देख पाएंगे, है ना। तो ये दिस इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबका लॉ हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर दूसरे के बारे में हमने बात करी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स, कि भाई हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी को किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो ये किसी भी ग्राउंड नहीं, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रीएम्बल मेंशंस टू थिंग्स अबाउट इक्वालिटी। अब इक्वालिटी में जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है, राइट टू इक्वालिटी वाला, वो प्रीएम्बल में भी मेंशनड है। प्रीएम्बल क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है ना। इक्वालिटी का एक प्रोविजन है उसमें कि इट विल इंश्योर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो स्टेटस का क्या मतलब है, स्टेटस का मतलब जैसे रिच और पुअर हो गया, या जॉब प्रोफेशन वाला स्टेटस हो गया, ठीक है। तो हम सारे प्रोफेशंस को बराबर ट्रीट करेंगे, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, ठीक है। कैसा भी स्टेटस हो किसी का, सब बराबर है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि हम सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे ग्रो होने के लिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, ठीक है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वो अपना ताकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। ये मतलब था। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। सारे सेक्शंस, चाहे वो कोई भी हो इनमें से, सारे सेक्शंस जो हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करेंगे, ठीक है। ये हो गया। आर्टिकल 16 का एक क्लॉज 4 है, दैट टॉक्स अबाउट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। क्या मतलब है, जो हमने ये पढ़ा था ना आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो मैं बता रहा था कि जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, ठीक है, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, इनके लिए स्टेट जो है वो रिजर्वेशन का प्रोविज़न रख सकता है ताकि उनका जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है सर्विसेज में वो बना रहे और वो मतलब इम्प्रूव हो, है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि यार इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए तो ये आप रिजर्वेशन क्यों रख रहे हो, किसी को फेवर क्यों कर रहे हो, है ना। ये आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये स्टेट कर सकता है क्योंकि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, ताकि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे ताकि वो भी कम्युनिटी ग्रो कर पाए साथ में, ठीक है। तो ये मतलब है। फिर दूसरे पे आ जाते हैं, क्या बोलता है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 20, ठीक है। तो आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सब के बारे में बात करता है ना। फिर राइट टू मूव, राइट टू सेटल, राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये सब किस में आता है, ये सब आपका इसी में आता है, क्या बोलते हैं, आर्टिकल 19 में आता है, करेक्ट। राइट टू असेंबली, ये सब भी आता है ना। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन पूछ लिया था 2000 किसमें 19 में पूछा था शायद, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी, या 2020 में पूछा है, नहीं 2019 में पूछा है कि लिबर्टी का मीनिंग क्या है, आपके लिए लिबर्टी क्या है, ठीक है। तो लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। इट डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिज़ायर, ठीक है। और उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि इट इज़ हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ, कि सबके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मतलब सबके पास इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, है ना, पर्सनल डेवलपमेंट उनका हो सके, ठीक है। तो ये मतलब होता है लिबर्टी का। लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई रिस्ट्रेंट नहीं है आपके ऊपर, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं होता है, ठीक है। लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी चाहो वो कर लो, ठीक है। तो ये मतलब नहीं होता लिबर्टी का। लिबर्टी का मतलब ये होता है कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी फ्रीडम है
इतना फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन है कि आप जाके अपने आप को डेवलप कर पाओ, ट्रूली डेवलप कर पाओ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी, ठीक है। अब आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21। और इसमें क्या बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो किसी भी पर्सन की आप लाइफ नहीं ले सकते, ठीक है, और उसकी आप पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते, ठीक है। लिबर्टी की हमने बात किया ना कि क्या मतलब है लिबर्टी का, एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके पास, फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, है ना। तो ये आप किसी से नहीं ले सकते और उसकी लाइफ नहीं ले सकते, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21, एक्सेप्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि मैं लॉ बना के, पार्लियामेंट कोई लॉ बना के आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले सकता है, ठीक है। ऐसा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था, ठीक है, ऐसा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना के आपकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी ले सकता है, ठीक है। पर बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए और उन्होंने बोला कि नहीं ये गलत है ना, अगर कोई आर्बिटरी लॉ होगा तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। आप ऐसे ही जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आया था ना उसके बाद, कि आप ऐसे ही किसी का पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी नहीं ले सकते, ठीक है, कि आपने लॉ बना दिया और लॉ बना दिया और लॉ फॉलो हो रहा है तो आपने कर दिया, आपने लाइफ और लिबर्टी ले लिया, ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। लॉ शुड नॉट बी आर्बिटरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये तो ख़राब लॉ है, ठीक है, या फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो उसको स्क्रैप कर देगा, समझ में आ रहा है। बट ओरिजिनली क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में? ओरिजिनली ये था कि प्रोसीजर, जो अगर हम कोई लॉ बना के और उसका अगर हम करेक्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो हम आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले सकते हैं, ठीक है, छीन सकते हैं। फिर उसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम में? इट मीन्स दैट नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड ऑन द ग्राउंड्स फॉर सच एन अरेस्ट इफ द अरेस्टेड, ये आर्टिकल किस में दिया रहता है? ये आर्टिकल 22 में दिया रहता है, ठीक है, जिसमें हम अपना 21 में सॉरी दिया रहता है, जिसमें हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपको उसको क्या बोलते हैं 22 में, सॉरी आर्टिकल 22 में यही बोलता है कि आप जब किसी को प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात होता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया, मान लो, है ना, आपने कोई क्राइम किया, प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, अगर कोई क्राइम करते हो तो आपको पुलिस लेकर जाती है ना, तो आपको सज़ा मिलती है। तो जो पर्सन को ये लेके गई है, ठीक है, तो उसके पास भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है, वो किस में आता है? राइट टू फ्रीडम में आता है, ठीक है। आप अगर अरेस्ट हो रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ कुछ राइट्स होते हैं, वो किस में आता है? राइट टू फ्रीडम में आता है, आर्टिकल 22 में, ठीक है। कि आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप क्यों उसको अरेस्ट कर रहे हो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो मैं अरेस्ट हो रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास राइट है कि मैं अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको डिफेंड कर सकता हूँ, ये मेरे पास एक राइट है। और फिर पुलिस को ये मैंडेटरली ये चीज़ फॉलो करनी है कि उसको मेरे को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। एक तो आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है, ठीक है। दूसरा, मेरे पास राइट है कि मैं अपने आप को किसी लॉयर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, कोई लॉयर मेरा केस लड़ सकता है और मेरे पास राइट है कि मैं उसको कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर पुलिस जो है उसको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास मेरे को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये किस में है? ये सब राइट टू फ्रीडम में, ठीक है, जब आप अरेस्ट होते हो तब, ठीक है। और सेम चीज़ में ये 2 और चीज़ों के बारे में बात करता है, एक है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, आगे देखेंगे। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि जब आपने क्राइम किया है, जब आपने क्राइम कर दिया तो आपको पुलिस लेके जा रही है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्यूनिटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि अभी आपने क्राइम किया नहीं है, ठीक है, अभी आपने क्राइम किया नहीं है, बस पुलिस को एक शक है कि आप कर सकते हो, तो आपको पुलिस लेके चली गई स्टेशन, ठीक है, तो वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जब कोई अरेस्ट किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अब आगे और क्या क्या है इसमें? अब ये जो आर्टिकल 21 है इसमें राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन भी है, ठीक है। अब इसमें राइट टू इन्वायरमेंट भी आता है, राइट टू लाइफ में राइट टू इन्वायरमेंट भी आता है, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे रहोगे, है ना। राइट टू लिव विद डिग्निटी भी आता है, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, सोशल बॉयकॉट कर रहे हो तो वो सब गलत चीज़ें हैं ना, मतलब किसी को नहीं, मतलब अगर ज़बरदस्ती आप किसी भेदभाव कर रहे हो तो वो गलत चीज़ है ना, वो डिग्निटी को इंश्योर नहीं करता है, ठीक है। राइट टू शेल्टर है, राइट टू लाइवलीहुड है, ये सब भी किस में आता है? राइट टू लाइफ में। राइट टू इन्वायरमेंट हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू शेल्टर हो गया, राइट टू लाइवलीहुड हो गया, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी हो गया एंड फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये सब किस में आता है? ये सब आता है किस में? आर्टिकल 21 में,
ठीक है। तो ये जो आपने देखा होगा स्ट्रीट्स में लोग सो रहे होते हैं, ठीक है, तो इनका आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके पास राइट टू शेल्टर नहीं है, ठीक है, इनके पास शेल्टर नहीं है। तभी तो जो सरकार है वो प्रधानमंत्री आवास योजना और ये सब लेके आ रही है ना, ताकि इन सब लोगों का क्या बोलते हैं, राइट जो है वो एनफोर्स किया जा सके। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं बोला था आर्टिकल 22 किसके बारे में बात करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। समटाइम्स अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन दैट he or she is likely to engage in an unlawful activity and imprisoned for the some time। मतलब कुल मिला कुछ नहीं बोल रहा है, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जब आप अरेस्ट करते हो, ठीक है, आपको लग रहा है, आपको शक है किसी के ऊपर कि भाई ये इलेक्शन आने वाले हैं, है ना, ये बॉम्ब वॉम्ब प्लांट कर सकता है एक्सक्यूज मी, ये बॉम्ब वॉम्ब प्लांट कर सकता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको अरेस्ट कर लोगे, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो आप उसको जेल में डाल देते हो अंदर जाके कि भाई तुम बैठो आराम से, ठीक है, सॉरी, तुम बैठो आराम से, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप मैक्सिमम 3 महीने के अंदर 3 महीने तक ही डिटेन कर सकते हो, किस में, प्रिवेंटिव डिटेंशन में। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप मैक्सिमम किसी को 3 महीने तक ही डिटेन कर सकते हो बिना किसी से कंसल्ट के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 3 महीने के बाद क्या होता है, एक एडवाइजरी बॉडी सेटअप होती है, और वो एडवाइजरी बॉडी बताती है कि हाँ ये इसने, अब हम इसको छोड़ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। बिना उसके आप 3 महीने के आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर मान लो एडवाइजरी बॉडी बोलती है कि आप इसको रिलीज़ करिए, तो वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिटेंशन प्रिवेंटिव में कितना होता है, 3 महीने का, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इज सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मॉरलिटी। अब जैसे मैंने बोला था, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मूवमेंट है, ये सब इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मॉरलिटी। इन सबको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हम राइट टू फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन इन सर्टन एरियाज डिक्लेयरिंग द असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन एज अनलॉफुल। जैसे इसमें होता है सेक्शन 144 में, है ना, असेंबली, राइट टू असेंबली हैम्पर होती है। अब हैम्पर तो क्या होती है, गवर्नमेंट उसको इम्पोज कर सकती है, उस गवर्नमेंट उस रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सकती है, ठीक है, कि आप 5 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, नहीं तो अनलॉफुल हो जाएगा, है ना। तो कुछ कुछ स्टेट्स में जब टेररिज्म हो रहा होता है, या फिर जो कौन सा एक्ट है, अफसा एक्ट है, आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट जो है ना, वो जब लगता है तो क्या होता है, यही लगता है कि भाई आप असेंबली नहीं कर सकते 5 और ज़्यादा लोगों की, है ना। ये क्यों होता है, ताकि क्या बोलते हैं, ये टेररिज्म को प्रिवेंट किया जा सके, है ना, कोई पीस एंड ऑर्डर को, लॉ ऑफ पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, है ना। तो ये सब होता है, तो गवर्नमेंट वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। फिर आर्टिकल 20 में एक राइट ऑफ एक्यूज़ के बारे में बात करता है कि भाई अगर आपने आप किसी को एक्यूज़ कर रहे हो, तो उसके पास भी कुछ कुछ राइट होते हैं। क्या राइट होते हैं, कि जैसे वो सेम पनिशमेंट के लिए आप उसको 2 बार मतलब मोर देन वंस पनिश नहीं कर सकते। इसको हम क्या बोलते हैं, नो डबल जेपॉर्डी। नो डबल जेपॉर्डी मतलब कि नो डबल जेपॉर्डी का क्या मतलब होता है, कि एक पर्सन को सेम क्राइम के लिए आप मोर देन वंस पनिश नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नो डबल जेपॉर्डी। उसके बाद एक आता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब पिछली डेट से, बैक डेट से कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। मान लो लॉ जो है, आप मान लो आपने आज लॉ बनाया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो 2 साल पहले से एप्लीकेबल हो रहा है। तो 2 साल पहले किसी ने कोई एक्टिविटी करी होगी, है ना, जो इस लॉ के अंडर एक क्राइम है, तो आप उसको पनिश नहीं कर सकते इसमें। समझ में आ रहा है? तो बैक डेट से कुछ नहीं कर सकते। इसके आपने जिस डेट से लगाया है लॉ, उस डेट के बाद अगर कोई बंदा उसको वॉयलेट करता हुआ मिले तो आप उसको एक्यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके पहले जिसने भी वॉयलेट किया वो लाइबल नहीं होगा एक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? नो लॉ शैल बी डिक्लेयर्ड एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। मतलब बैक डेट से कुल मिला के कोई लॉ इफेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। नो पर्सन शैल बी, और एक होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, कि नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब उस बंदे को, सेम बंदे को आप एज ए एविडेंस नहीं फोर्स नहीं कर सकते उसको एविडेंस देने के लिए, एक्सेप्ट कौन सा, ये किस चीज़ में एप्लीकेबल है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, ठीक है। बाकी जैसे ब्लड सैंपल वगैरह हैं, डीएनए का एनालिसिस है, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप नहीं बोलोगे कि मेरे को आर्टिकल 20 में दिया गया है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ब्लड सैंपल आपके लिए जा सकते हैं। इट ओनली अप्लाइज टू कौन सा, ये ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। कोई ओरल चीज़ आप उससे बुलवा नहीं सकते, और कोई डॉक्यूमेंटेशन आप उससे नहीं निकलवा सकते। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कोई डॉक्यूमेंट देने को, ठीक है। तो ये सिर्फ इसी चीज़ में है कि उसके पास ये राइट है
कि वो अपने ही केस के अगेंस्ट एविडेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मान लो उसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो आप उसे मार मार के ये नहीं बुलवा सकते कि तुम बोलो मैंने क्राइम किया, तुम बोलो मैंने क्राइम किया, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि सेम उसी बंदे को जिसने क्राइम किया उसी को ही आप एज एविडेंस नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।